गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आज मैं आपको राष्ट्रपति जो है हमारा टॉपिक, उसके बारे में जानकारी प्रदान करूँगी। देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके बारे में। इसके अंदर अनुच्छेद 52 जो है उसके अंदर कहा गया है कि भारत जो है उसका एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 52 जो है उसको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 53(1) जो है उसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। देखो, कार्यपालिका जो है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। वैसे आपको पता है कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण से भारत में जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र के लिए होता है और जो प्रधानमंत्री है और उसका जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक पदाधिकारी होता है। मतलब हमारे यहाँ संविधान द्वारा शक्तियाँ वैसे तो राष्ट्रपति को दी हुई हैं, लेकिन वास्तव में जो वो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। मतलब कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उनकी सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है, अब देखो, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो पद है वो सम्मान का पद है, गरिमा का पद है। यहाँ पर वो शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बस उसके पद को सम्मान और गरिमा का पद बनाया गया है। और भारत का प्रथम नागरिक जो है वो भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। ठीक है, अब अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद जो है उसके लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 51, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के योग्य तब माना जाएगा जब वो ये सारी योग्यताएं पूरी करता हो। अब कौन कौन सी योग्यताएं हैं? जैसे नंबर 1, सबसे फर्स्ट उसको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा, 35 ईयर्स की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, मतलब 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका होना चाहिए। फिर लोकसभा जो है उनका सदस्य चुने जाने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो अगर वो विजयी हो जाता है तो उसको वो पद जो है वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति पद के लिए 5 जून 1997 के अधिनियम के अनुसार 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों का होना आवश्यक है। देखो, ये चीज़ ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो है इनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जो विधि का नाम है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है। मतलब कि जो भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये केंद्र के अंदर होते हैं और ये राज्य में होते हैं। ये लोग मिल करके और राष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन करते हैं। अब देखो क्या पॉइंट है, 50 सदस्य राष्ट्रपति के लिए जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है वो 50 के द्वारा उनका नाम प्रस्तावित होना चाहिए। मतलब कि 50 एमपी और एमएलए मिल करके अगर किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखते हैं प्लस 50 अलग से उसका अनुमोदन करते हैं। मतलब कि ये 50 सदस्य तो प्रस्ताव रखेंगे उनके नाम का, और इन 50 के अलावा उस नाम का समर्थन अगर किसी ने किया तभी वो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। कहने का मतलब है कि 100 एमपी और एमएलए जो हैं वो जब किसी के नाम का प्रस्ताव रख देंगे और उसको स्वीकृत कर देंगे तब जाकर के वो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, और जो जमानत राशि है, जमानत राशि का मतलब ये होता है, देखो पहले क्या होता था, राष्ट्रपति पद के लिए हर कोई खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि जमानत राशि जो थी वो बहुत ही कम हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में जून 1997 में जमानत राशि को 2500 रुपये से बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है।
मतलब यदि उम्मीदवार को चुनाव में 1/6 जो टोटल वोट्स हैं उनके 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उस व्यक्ति की जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतलब कि जितने पैसे वो जमा कराए हैं 15,000 रुपये वो उसको नहीं मिलेंगे अगर उसने टोटल वोट्स का 1/6 प्राप्त नहीं किया तो। ठीक है, तो ये इसीलिए किया गया है जिससे कि जो भीड़ आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन अभी मैंने आपको बताया संविधान का जो अनुच्छेद है 54 और 55 उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का उल्लेख किया गया है और इनका जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल होता है जिसके अंदर कौन होते हैं, वही अभी मैंने आपको बताया एमपी और एमएलए। ठीक है, वो इस निर्वाचक मंडल के अंदर होते हैं। मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की जो विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, फिर जो दिल्ली और जो पुद्दुचेरी है इन क्षेत्र की विधानसभा सदस्य जो हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की अगर अपन बात करते हैं तो केवल 2 दिल्ली और पुद्दुचेरी यहाँ के जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और कौन सी पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से। ठीक है, अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और यदि वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है 5 ईयर से पहले तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। बस इसकी जो सूचना होती है वो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको देनी पड़ती है। ठीक है, फिर वेतन और भत्ते हैं। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका भाग क में राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो पहले तो 1.5 लाख रुपए हुआ करता था लेकिन वर्तमान में 5 लाख जो है वो प्रति माह जो है वो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। और जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनकी वार्षिक जो पेंशन है वो उनको मिलती है। साथ ही साथ निःशुल्क आवास मिलता है, पानी, बिजली, कार, ये सारी सुविधाएं जो है ये राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। और अन्य उन्मुक्तियां भी हैं। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा तो उनके विरुद्ध में न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे तब तक उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, केवल दीवानी मामले जो होते हैं उनमें कार्यवाही हो सकती है, बाकी फौजदारी मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। और लास्ट जो आता है इसका वो आता है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर आपको राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो केवल महाभियोग का प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से आप उसको अपने पद से हटा सकते हो। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है संसद के, आप लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो। लेकिन जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/4 सदस्य जब उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तब तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जो टोटल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 14 डेज पहले इसकी सूचना जो है वो दी जानी आवश्यक होती है राष्ट्रपति को कि आपके विरुद्ध में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। और अगर ये महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टॉपिक्स हो गए हैं। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।